हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी आइल्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपके आइल्स राइटिंग 2 के प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए आज हम फिर एक सैम्पल ऐसे आपके सामने लेकर आए हैं। हम इस सैम्पल को समझेंगे, देखेंगे हमने इसे कैसे लिखा है और कुछ नए वर्ड सीखेंगे। देखते हैं कि हमारा आज का एस्से क्या है। मैनी गवर्नमेंट्स थिंक दैट इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल. Some people, however, think that other types of progress are equally important for a country. Discuss both these views and give your own opinion. Give reasons for your answer with relevant examples. देखिए, यहाँ इन्होंने ये पूछा है कि बहुत सी सरकारें ये सोचती हैं कि इकोनॉमिक माने कि फाइनेंशियल प्रोग्रेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लक्ष्य है, लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है और भी बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इस एस्से का टाइप क्या है, हमें दोनों साइड्स को डिस्कस करना है और फिर अपना ओपिनियन भी देना है। हम जल्दी से अपने एस्से का एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। मैंने कैसे इस एस्से को लिखा है, एक इंट्रोडक्शन लिखते हैं और एक कंक्लूजन लिखते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के अलावा अपने एस्से में 3 पैराग्राफ्स लिखे हैं। सबसे पहले पैराग्राफ में ये बात करूँगी कि फाइनेंशियल डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। दूसरे पैराग्राफ में मैं ये बताऊंगी कि फाइनेंशियल डेवलपमेंट के अलावा क्या फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, और तीसरे पैराग्राफ में मैं फिर अपना ओपिनियन दूंगी, जिसमें एक एग्जाम्पल के साथ मैं अपनी बात को जस्टिफाई करूंगी। यहाँ मैं भूटान का एग्जाम्पल लूँगी। चलिए देखते हैं मैंने इस एस्से को कैसे लिखा है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज़. A considerable number of governments consider financial development the highest priority, but some people feel there are other preferences too. I believe the second thought is more genuine and money should not be the most vital concern for a regime. देखिए, यहाँ मैंने क्या किया है, शुरुआत मैंने की है एक जनरल स्टेटमेंट से। बहुत छोटी सी स्टेटमेंट है जिसमें मैंने लिखा है डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज़. अलग अलग सरकारों की अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं. अ कंसिडरेबल नंबर या फिर एक बड़ा नंबर ये सोचता है कि फाइनेंशियल डेवलपमेंट सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, लेकिन कुछ लोग ये फील करते हैं कि दूसरी प्रेफरेंसेस भी है. इस सेंटेंस में मैंने गिवन स्टेटमेंट को पैराफ्रेज किया है और फिर मैंने अपना थॉट दिया है. आई बिलीव द सेकेंड थॉट इज़ मोर जेन्युइन. जेन्युइन का मतलब होता है रियल या ट्रू. मेरे हिसाब से सेकेंड ट्रूथ है और मनी सबसे बड़ा कंसर्न, मोस्ट वाइटल कंसर्न. मोस्ट वाइटल का मतलब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न नहीं होना चाहिए एक रिजीम के लिए. रिजीम का मतलब होता है एक तरह से, मतलब किस तरह से एक गवर्नमेंट का सिस्टम चल रहा है, उसको हम रिजीम कहते हैं. यहाँ हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है. अब हम आते हैं बॉडी पैराग्राफ 1 पे. बॉडी पैराग्राफ 1 की शुरुआत मैंने की है. ऑन द वन हैंड सम गवर्नमेंट्स assert द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज द मोस्ट essential as it can make the life of people comfortable and luxurious. A rich country can ensure its citizens have access to the latest facilities such as state-of-the-art infrastructure and better career options. These nations can have opportunities to conduct technological developments and gain a sense of pride as a result. देखिए, मैंने इस पैराग्राफ की शुरुआत की है ऑन द वन हैंड. इसका मतलब मैं अभी एक पॉइंट ऑफ व्यू को इस पैराग्राफ में डिस्कस करने वाली हूँ. कुछ गवर्नमेंट्स ये असर्ट करती हैं. असर्ट करना होता है कॉन्फिडेंस से अपनी बात को रखना. उनको इस विचार में कॉन्फिडेंस है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक कंट्री की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे वहाँ के लोगों की लाइफ कंफर्टेबल होती है और वो लग्जरी को एंजॉय कर सकते हैं. एक रिच कंट्री इंश्योर कर सकती है कि उसके सिटीजन्स को एक्सेस है. एक्सेस माने यानी कि उनकी पहुंच होती है लेटेस्ट फैसिलिटीज़ की तरफ, जैसे कि स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है बिल्कुल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का जो बिल्कुल लेटेस्ट फेस होता है, उसे हम स्टेट ऑफ द आर्ट कहते हैं. एंड बेटर करियर ऑप्शंस, और अच्छे करियर ऑप्शंस. तो एक रिच कंट्री या एक रिच गवर्नमेंट अपनी कंट्री के लोगों को ये सब कुछ प्रोवाइड कर सकती है. लेटेस्ट फैसिलिटीज़, लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे करियर ऑप्शंस. साथ ही साथ मैंने अपने इस पैराग्राफ को ख़त्म किया है अपने आखिरी आर्ग्यूमेंट से. दीज नेशंस कैन हैव अपॉर्चुनिटीज़ टू कंडक्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स. इन नेशंस के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, चांस होता है, क्योंकि उनके पास पैसा होता है कि वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को अचीव कर सके और एज अ रिज़ल्ट एक सेंस ऑफ प्राइड हासिल कर सके. यहाँ हमारा फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है. अब हम आते हैं बॉडी पैराग्राफ 2 पे, जिसकी शुरुआत मैंने की है ऑन द अदर हैंड से. मैनी पीपल डिफर.
for they believe being rich is not everything, as there are other vital aspects too. Firstly, inhomogeneous distribution of wealth can make a nation look affluent, but it cannot do good for the majority of its population. Also, mental and physical health facilities must be in focus, for poor health can cause agony in people even though a nation may be rich. In addition, there should be law and order in the country and safety from foreign threats. Last but not least, if development happens at the cost of the environment, the riches of the wealthiest are useless. So, बॉडी पैराग्राफ 2 में मैंने ऑपोजिट व्यू पॉइंट को जस्टिफाई किया है, या मैंने वो रीजंस दिए हैं सारे, जहाँ पर मैंने बताया है कि मनी ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, और कभी कभी मनी की हैंडलिंग होती है लेकिन वो इस तरह से होती है कि वो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन की मदद नहीं कर पाती, तो उन एस्पेक्ट्स को देखना भी एक सरकार का काम है। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, पहला रीज़न है मेरा, इन होमोजीनस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैन मेक अ नेशन लुक एफ्लुएंट। ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो बाहर से बहुत अमीर या फिर एफ्लुएंट लगती हैं। एफ्लुएंट का मतलब होता है अमीर, लेकिन वहाँ वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इतना इन होमोजीनस वे में होता है। मतलब इन होमोजीनस का मतलब है कि नॉन यूनिफॉर्म वे में होता है कि किसी के पास तो बहुत अधिक पैसा है और किसी के पास बिल्कुल नहीं है, और एक बड़ी पॉपुलेशन के पास नहीं है, तो इससे एक बड़ी पॉपुलेशन की कोई मदद नहीं हो पाती। ऐसी कंट्रीज़ हैं जो रिच हैं लेकिन उनकी एक लार्जर पॉपुलेशन जो है आज भी सफ़र करती है। फिर मैंने लिखा है कि फिज़िकल और मेंटल हेल्थ की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर कोई कंट्री रिच भी है, हम ऐसी कंट्रीज़ को जानते हैं जहाँ मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है, इवन दो वो कंट्रीज़ लीडिंग कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ मैंने उस फैक्टर को लिखा है। यहाँ मैंने फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों की बात की है, और मैंने लिखा है कि कैसे पुअर हेल्थ जो है वो लोगों में एक एग्नी का मतलब होता है पेन का कारण बनती है। यहाँ आप एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को देखिए, कॉमा के बाद मैंने फॉर लिखा है। यहाँ फॉर का यूज़ बिकॉज की तरह होता है। अगर आप ग्रामर के अपने कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम बहुत जल्दी लेकिन बहुत डिटेल में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। अगर आप हमसे पढ़ते हैं तो आप कभी भी उन कॉन्सेप्ट्स को भूलेंगे नहीं। फिर मैंने अपना सेकंड लास्ट पॉइंट लिखा है जिसकी शुरुआत मैंने की है इन एडिशन से। देखिए, इस तरह से सेंटेंसेस की शुरुआत करना, उन्हें रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपने एस्से में एक फ़्लो को मेंटेन करना पड़ता है। हमारा एस्से बिखरा सा नहीं लगना चाहिए। देयर शुड बी लॉ एंड ऑर्डर। फिर यहाँ मैंने बात की है कि किस तरह से इंटरनल पीस और बाहरी थ्रेट से अपनी कंट्री को सेफ रखना भी सरकारों का एक बड़ा गोल होना चाहिए। तो यहाँ मैंने बात की है देयर शुड बी लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री एंड सेफ्टी फ्रॉम फॉरेन थ्रेट्स। अंदर लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कानून का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, कानून का पालन होना चाहिए, और फॉरेन थ्रेट से भी अपनी जनता को सेफ्टी देना सरकारों का फ़र्ज़ है। और मैंने अपने इस पैराग्राफ को ख़त्म किया है लास्ट बट नॉट लीस्ट देखकर मेरे रीडर को ये समझ आ जाता है कि यहाँ मैं अपना आखिरी रीज़न देना चाहती हूँ। और लास्ट बट नॉट लीस्ट का मतलब होता है कि ये बात मैं आखिर में लिख रही हूँ, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ डेवलपमेंट हैपन्स एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, अगर डेवलपमेंट हो रही है लेकिन आप दूसरी तरफ एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं, तो ऐसी रिचेस ऑफ द वेल्दीएस्ट, अमीर से अमीर कंट्री के ऐसे रिचेस माने वेल्थ, पैसा यूजलेस है। यहाँ इस ऐसे का बॉडी पैराग्राफ 2 ख़त्म होता है। हमने दोनों साइड्स की बात कर ली है। अब मैं अपने थॉट को शेयर करूँगी, या मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को के फेवर में कुछ आर्ग्यूमेंट्स दूंगी नेक्स्ट पैराग्राफ में। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि इसी तरह के और ऐसे सैम्पल्स को आप सुन सकते हैं हमारी इस प्लेलिस्ट पे जाके। हम हर हफ्ते 2 या 3 ऐसे आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा अगर आप ऐसे सैम्पल रीडिंग में कंफर्टेबल हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर भी आप इन सैम्पल्स को रीड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे 700+ IELTS सैम्पल्स हैं, जिसमें राइटिंग और स्पीकिंग दोनों के सैम्पल्स हैं। चलिए अब देखते हैं कि मैंने बॉडी पैराग्राफ 3 को कैसे स्ट्रक्चर किया है, और मैंने अपने थॉट प्रोसेस में क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं और किस एग्जाम्पल से मैं उसको जस्टिफाई करना चाहती हूँ। इस पैराग्राफ की शुरुआत की है मैंने आई बिलीव से। रीडर को पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि यहाँ मैं अपना थॉट शेयर कर रही हूँ। आई बिलीव दैट इन एडिशन टू फाइनेंसेस, अथॉरिटीज मस्ट फोकस ऑन हैप्पीनेस बाय ensuring sound health amenities, environmental protection and safety from internal and external forces. इस सेंटेंस में
मैंने बहुत शॉर्ट में वो सब फैक्टर्स लिख दिए हैं जो मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। अथॉरिटीज़ का फोकस फाइनेंसिस के साथ साथ, मैंने फाइनेंसिस को अनइम्पॉर्टेंट नहीं बताया, बट मैंने लिखा है इन एडिशन टू फाइनेंसिस के साथ साथ अथॉरिटीज़ का फोकस होना चाहिए लोगों की एक हैप्पीनेस पे। कैसे हैप्पीनेस इंश्योर करती हैं? बाय गिविंग साउंड हेल्थ एम्यूनिटीज़। हेल्थ एम्यूनिटीज़ माने हेल्थ फैसिलिटीज़, साउंड का मतलब स्ट्रॉन्ग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन और सेफ्टी फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, अंदरूनी और बाहरी फोर्सेस से सेफ्टी। फिर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, अ स्मॉल कंट्री इन एशिया, भूटान, इज नॉट वन ऑफ द वेल्दिएस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. However, rulers of this nation have always focused on assuring a peaceful and happy life for the citizens by preserving traditional ways of living, maintaining the simplicity of life, and preserving a connection with nature. This country has set an example for the rest of the world. बहुत सिंपल सी भाषा है, आप इसे समझ रहे होंगे, फिर भी मैं एक बार समझा देती हूँ। एक छोटी सी कंट्री है एशिया में, भूटान, आप सब ने इसका नाम सुना होगा। ये कोई बहुत अमीर कंट्री नहीं है, लेकिन यहाँ के जो रूलर्स हैं, जो यहाँ रूल करते हैं, उन्होंने कुछ चीज़ों का हमेशा ध्यान रखा है। कंट्री पीसफुल हो, लाइफ हैप्पी हो, और वो उसे कैसे करते हैं? यहाँ ट्रेडिशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, लाइफ की सिंप्लिसिटी को मेंटेन किया जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि नेचर के साथ इन लोगों का एक गहरा संबंध है। इस कंट्री ने बाकी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है। इस सेंटेंस के साथ बॉडी पैराग्राफ 3 को क्लोज करती हूँ। यहाँ हमारा एसे ऑलमोस्ट पूरा होता है। एक छोटा सा कॉन्क्लूजन देंगे हम एंड में। कॉन्क्लूजन में हम कुछ नया नहीं लिखेंगे, अपनी बात को एक किस्म से री एम्फसाइज करेंगे। फाइनली वर्ड से मेरे रीडर को ये पता लग जाता है कि हम एसे के एंड पे आ चुके हैं। फाइनेंशियल प्रोग्रेस इज एसेंशियल, बट अदर एस्पेक्ट्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड एज अ कंट्री इज मेड ऑफ ह्यूमन्स एंड ह्यूमन्स लिव देयर लाइफ ऑन अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम। फाइनेंशियल प्रोग्रेस ज़रूरी है, लेकिन इस बात को नहीं भूला जा सकता कि एक देश इंसानों से बनता है, और इंसानों की सारी ज़रूरत पैसा ही नहीं होता। एक इंसान अपनी लाइफ एक बहुत ब्रॉडर रेंज पे जीते हैं। यहाँ हमारा कॉन्क्लूजन ख़त्म होता है। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं लगी, क्योंकि अपने सारे पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वैसे भी मैं काफ़ी लंबा इससे लिख चुकी थी आइल्स के हिसाब से, तो मुझे लगा इसे अब यहाँ क्लोज़ कर देना चाहिए। जाते जाते मैं आपको महात्मा गांधी की कही हुई एक बात याद दिला दूँ, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन वॉट यू डू टुडे। आज मेहनत करेंगे तो कल उसका फल आपको मिलेगा। सो माय स्टूडेंट्स, आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका फ्यूचर आपकी आज की मेहनत पे डिपेंड करता है। आराम करेंगे तो कल की आपकी लाइफ टफ हो सकती है। अगर आज आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे और डिसिप्लिन से चलेंगे तो कल की आपकी लाइफ कंफर्टेबल हो सकती है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको लगता है कि हमारे इस तरह के सेशंस आपके काम आते हैं, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो पे अपने कमेंट्स छोड़िए, और हमारे चैनल को और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। बाय।